नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिसर की भर्ती के बारे में, जो कि बिना सीईटी का आई हुई है राजस्थान के अंदर और उसकी योग्यता है वो 10वीं पास है। तो उसके बारे में बात करेंगे और उसका जो बी पार्ट है उसकी जो थ्योरी पढ़ने वाले हम, क्योंकि कई लड़के ऐसे होते हैं जो न तो कोचिंग के अंदर पढ़ पाते हैं फीस दे के 10-15 हज़ार और ना ही ऑनलाइन कोर्स ले पाते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। और जो साथ में कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं या पशु परिसर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि हम उसके बी पार्ट का थ्योरी पार्ट पूरा कवर करने वाले हैं। एक एक पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं। तो हम टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। 20 दिनों के अंदर अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, 20 वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो लंबी भी हो सकती हैं, तो आप हमारे साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो उसको आप नोट करते भी जाए। साथ साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, या आप 2 की स्पीड में करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन हो जाए। क्योंकि ये एनिमल पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसको बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, नहीं तो 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होने वाला है। बार बार जितनी बार इसको रिवीजन करोगे तभी ये वीडियो जो सिलेबस है आपका कवर होगा। उसके बाद में आपके जो ए पार्ट है उसके अंदर भी बहुत सारा सिलेबस है, राजस्थान जी के हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैथ की, वो है, और साइंस है। तो मैथ के लिए भी हम स्ट्रेटेजी वीडियो भी लाएंगे कि मैथ को कैसे कवर करना है, कैसे पढ़ना है, और मैथ के बिना भी क्या सिलेक्शन हो सकता है, उसके बारे में भी हम एक वीडियो लाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अभी शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, धीरे धीरे कल दूसरा टॉपिक, परसों तीसरा टॉपिक। वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो आप वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको हर चीज़ याद होगी। और पॉइंट टू पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो आपको रफ कॉपी के अंदर लिखते जाने हैं। आपको बार बार लिखोगे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण पशुपालन संस्थान। महत्वपूर्ण पशुपालन संस्थान के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे शॉर्ट में NDRI के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी स्थापना है वो 1923 के अंदर हुई थी। ठीक है, 16 जुलाई 1923 को बेंगलोर के अंदर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग था, इस रूप में इसकी स्थापना हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1947 के अंदर इसका नाम बदला गया। आगे हम बात करें 1955 में इसका स्थानांतरण कहाँ कर दिया गया, करनाल हरियाणा के अंदर इसका स्थानांतरण कर दिया गया। और ये 1989 के अंदर, यानी कि 89 के अंदर इसकी संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो गई, यानी कि ये मान्यता प्राप्त संस्थान है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के अंदर है। और इसने कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित किए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सन 1990 के अंदर इसने IVF पद्धति से विश्व की प्रथम भैंस तैयार की थी, उसका नाम था प्रथम। तो ये मेन पॉइंट है कि विश्व की प्रथम IVF पद्धति से तैयार की गई भैंस का नाम क्या था, प्रथम। 1990 के अंदर ये NDRI ने इसकी तैयार की थी। और समरूप विश्व की प्रथम क्लोन विधि द्वारा तैयार भैंस है। और गरिमा विश्व की दूसरी क्लोन भैंस जो एडवांस हैंड गाइडेड कॉलोनी टेक्निक द्वारा 6 जून 2009 को तैयार की गई। ये मेन पॉइंट है, आपको इसको लिख के याद करना, तभी आपको ये चीज़ें याद होने वाली हैं। उसके बाद हम बात करें और इसने और क्या क्या कार्य किए और कौन कीर्तिमान स्थापित किए। तो गाय की 2 संकर नस्लें स्थापित की, करण स्विस और करण फ्रीज। यानी कि जो गाय की 2 नस्ल है, करण स्विस और करण फ्री, ये नई नस्ल है, इसको तैयार किया था। और हंसा परीक्षण टेस्ट इसका भी आविष्कार इसने किया था। और गाय के दूध में भैंस के दूध का पता लगाने के लिए हंसा परीक्षण करते हैं। और इसका जो निर्माण भी NDRI ने किया था, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। तो इसके 2 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, बेंगलोर के अंदर है और कल्याणी पश्चिम बंगाल के अंदर भी है। आगे हम दूसरे संस्थान की बात करते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI, यानी इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, तो ये है इज्जतनगर UP के अंदर है। और 1983 के अंदर इस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय NDRI को डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता कब मिली थी, 1989 के अंदर, और इसको 1983 के अंदर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करें तीसरा अपना संस्थान है राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, NBAGR। तो कभी कभी आपको शॉर्ट में पूछ सकता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, या इसकी स्थापना कहाँ है, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, ऐसे भी आपको पूछ सकता है। इनके शॉर्ट के अंदर आपको
NBAGR या ऐसे लिख के भी पूछ सकता है। तो इसकी स्थापना करनाल हरियाणा के अंदर हुई थी। आगे हम जो अन्य संस्थान हैं कृषि से या पशुपालन से संबंधित हैं उसकी बात करेंगे। तो एक है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के अंदर, राजस्थान में, जोधपुर राजस्थान के अंदर है। और इसे काजरी के नाम से भी जाना जाता है, आपने बहुत जगह पढ़ा भी होगा। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान। दूसरा है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा के अंदर है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मखदूम उत्तर प्रदेश के अंदर है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकार नगर राजस्थान के अंदर, ये टोंक के अंदर है, अविकार नगर टोंक राजस्थान के अंदर है। और राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कायिक संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। राष्ट्रीय पशु रोग जानपदिक एवं सूचना विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। और केंद्रीय गो पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ कहाँ पर? यूपी के अंदर। ये मेन संस्थान है। उसके बारे में हम बात करें, उसके निदेशालय यानी कि जो मेन निदेशालय है वो कहाँ है? तो खुर एवं मुंह पका रोग परियोजना निदेशालय वो कहाँ है? मुक्तेश्वर उत्तराखंड के अंदर है। और कुक्कुट पालन अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद के अंदर है। और आगे हम बात करें तो NRC कैमल यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, ये कहाँ पर है? यानी कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर राजस्थान के अंदर है। बीकानेर के अंदर है। और बीकानेर में भी कहाँ पर है? कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, जोहड़बीड़ बीकानेर राजस्थान के अंदर है। और इसकी स्थापना 5 जुलाई 1984 को ऊंट निदेशालय के रूप में की गई थी। आगे हम इसकी बात करें राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, इसको 1995 के अंदर इसको घोषित किया गया था। कौन से को? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है, इसको राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र 20 सितंबर 1995 को घोषित किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट अविकार नगर टोंक, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र जो कहाँ पर है? अविकार नगर राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर आपको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं CSWRI। तो C का मतलब सेंट्रल, S का मतलब शीप और W का मतलब वुल। वुल का मतलब क्या होता है? ऊन। और R का मतलब रिसर्च, I का मतलब इंस्टीट्यूट। अविकार नगर टोंक के अंदर है। तो ये जो अविकार नगर टोंक के अंदर है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना 1962 के अंदर हुई थी। सन 1977 में भेड़ की अविवस्त्र और अविकालीन नस्ल विकसित की गई थी। तो ये दो मेन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि भेड़ की अविवस्त्र और अविकालीन नस्लें किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो केंद्रीय भेड़ ऊन एवं अनुसंधान संस्थान अविकार नगर टोंक के द्वारा। आगे हम बात करते हैं आगे राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान। तो राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर, राजकीय भेड़ प्रजनन फोरम फतेहपुर सीकर, बकरी विकास एवं सारा उत्पादन परियोजना रामसर अजमेर स्विट्जरलैंड के सहयोग से बनाया गया बकरी विकास एवं सारा उत्पादन परियोजना। राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? जामडोली जयपुर के अंदर है। जैविक उत्पादन प्रयोगशाला जामडोली जयपुर। और राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड जिसकी स्थापना जयपुर के अंदर की गई थी। आगे हम राज्य के प्रतीक चिन्हों की बात करें, प्रतीक चिन्ह और उनके जो वैज्ञानिक नाम हैं उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वन्य श्रेणी के अंदर जो सिंकारा है और उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बेनेस्टी। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। घोषित 22 मई 1981 को। उपनाम इसका क्या है? छोटा हिरण। सर्वाधिक संख्या जो मरुस्थलीय भाग है राजस्थान का पश्चिम भाग वहाँ पर। अन्य बिंदु है वो है नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर सिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य है जयपुर का वाला, वो सिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। पालतू श्रेणी की बात करें तो पालतू श्रेणी में राज्य पशु है वो है ऊँट। इसका वैज्ञानिक नाम है कैमलस ड्रोमेडेरियस। इसको घोषित 30 जून 2014 को वसुंधरा राज्य द्वारा। और रेगिस्तान का जहाज है वो इसे कहा जाता है और ये सर्वाधिक बाड़मेर के अंदर पाए जाते हैं। और उर्मुल डेयरी भारत की एकमात्र डेयरी है जहाँ ऊँट दूध के उत्पाद मिलते हैं। और ये उर्मुल डेयरी है कहाँ पर? तो बीकानेर के अंदर स्थित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी आप बना सकते हैं, रफली नोट्स भी बना सकते हैं साथ के अंदर। और राज्य पक्षी की बात करें हम तो उसका नाम है घोड़ावण। और इसका वैज्ञानिक नाम भी कई बार पूछ लेता है एरिड्यूटिस नाइग्रीसेप्स यानी कि नाइजीसेप्स।
इसको 22 मई 1981 के अंदर राज्य पक्षी घोषित किया गया था और इसके जो उपनाम है वो है मालमोरडी, सोनचिड़िया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये सब सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है तो जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर, शोरसन बारा के अंदर और सौकलिया केकड़ी। तो ये केकड़ी पहले अजमेर के अंदर था, अब ये सौकलिया केकड़ी के अंदर है, कोई केकड़ी नया जिला बन गया है इसलिए। और ये जयपुर जंतुआलय में इसका प्रजनन केंद्र है। जयपुर जंतुआलय है उसके अंदर जो ये गोडाउन है इसका प्रजनन केंद्र है और इसे रेड डाटा बुक में भी स्थान दिया गया है, यानी लाल पुस्तक के अंदर। और इससे भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा अनुसूची में रखा गया है, अनुसूची 1 में रखा गया है, यानी कि जो रेड डाटा बुक वाले हैं उनको एक सूची के अंदर रखा गया है। और शुभंकर की बात करें तो राजस्थान सरकार द्वारा 2015 में प्रत्येक जिले का एक शुभंकर यानी वन्य जीव घोषित किया गया। ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है, ठीक है। जिले के नवीनतम पुनर्गठन के बाद अभी तक कोई नवीन घोषणा नहीं हुई है, जो पहले वाले जिले हैं उसी हिसाब से वो ये शुभंकर है। अब हम बात करें जिलों के शुभंकर के बारे में, तो जिलों के शुभंकर तो आपको पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखना है। जिला है अजमेर, अजमेर का है खड़मोर, बांसवाड़ा का जलपीपी, बाड़मेर का मरुलोमड़ी, भीलवाड़ा का मोर, बूंदी का सुरखाब, चूरू का काला हिरण, ठीक है। आगे हम बात करेंगे चूरू का काला हिरण, धौलपुर का पंचीड़ा, पंचीड़ा याद रखना, या इंडियन स्क्रीमर भी नाम कभी कभार आ जाता है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, जयपुर का ये शीतल, जालोर का भालू, जोधपुर का कुर्जा, कोटा का उदबिलाव, पाली का तेंदुआ। उसके बाद बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी, तो ये कभी कभार पूछ लेता है। श्रीगंगानगर का सिंकारा, सिरोही का जंगली मुर्गी और उदयपुर का बिज्जू, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अन्य जिलों की बात करें हम तो अलवर का क्या है, अलवर का है सांबर, बारा का है मगरमच्छ, भरतपुर का सारस, बीकानेर का भड़तितर, चित्तौड़गढ़ का शौसिंगा, दौसा का खरगोश, डूंगरपुर का जंगली धौंक और झुंझुनू का है काला तितर। जैसलमेर का घोड़ावण, तो ये गंगानगर का और जैसलमेर का सेम है घोड़ावण। झालावाड़ का गागरोन तोता, करौली का घड़ियाल, नागौर का राजहंस, राजसमंद का क्या है भेड़िया, ये बात भी ध्यान रखनी है। और सवाई माधोपुर के अंदर बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं, तो बाघ है इसका। इसको याद कैसे करना है तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। सीकर का है शाहीन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सीकर का शुभंकर क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। टोंक का है हंस, ये बात भी। नागौर का राजहंस और टोंक का हंस। अब हम पशुपालन संबंधित बात करते हैं। तो पशुपालन संबंधित हम बात करें तो पशुपालन किसे कहते हैं, पशुओं का पालन, देखभाल, प्रजनन और उपयोग संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। सर्वप्रथम मानव ने कुत्तों को पालना शुरू किया। प्रारंभ में पशुओं को मांस प्राप्ति के उद्देश्य हेतु पाला जाता था, क्योंकि पहले ऐसे दूध की वगैरह लोग समझते नहीं थे इतने। अब पशुओं के जंतु वैज्ञानिक नाम के बारे में बात करें तो गाय, भारतीय गाय का नाम क्या है, जंतु वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। गाय, विदेशी गाय का नाम क्या है, बोस टॉरसस। भैंस का नाम क्या है, बोस बुबेलिस। भेड़ का नाम क्या है, ओविस एरीज। बकरी का क्या है, कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस। ऊंट का क्या नाम है, कैमलस ड्रोमेडेरियस। मुर्गी का क्या नाम है, गेलस डोमेस्टिक्स। तो ये इतने सारे वैज्ञानिक नाम है, यानी पालतू जो पशु है उनके जो नाम है वो आपको भी ध्यान में रखने हैं। और अब हम पशुओं के वर्गीकरण की बात करें तो पशुओं को जुगाली करने और पेट की संरचना के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला तो है रूमिनेंट पशु। इस श्रेणी के अंदर आने वाले पशुओं के पेट 4 भागों में बंटा होता है, यानी कि जो रूमेन, ओमेशम, एबोनेजम यानी कि एबोमेजम और रेटिकुलम। तो इस प्रकार के पशुओं को खाद्य सामग्री में यूरिया भी खिलाया जा सकता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि। इनको अगर यूरिया भी खिला दें या यूरिया भी खा दें तो इनको पेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि इनकी मृत्यु भी नहीं होती, ठीक है। तो ये 4 भाग है, रूमेन, ओमेसम, एबोमेजम और रेटिकुलम, ठीक है। रूमेन पेट का सबसे बड़ा हिस्सा, ओमेसम ऊँट में अनुपस्थित, यानी कि मेन पॉइंट ये बात ध्यान रखनी, ऊँट के अंदर कौन सा भाग पेट का अनुपस्थित होता है, तो वो कौन सा है, ओमेसम, ऊँट के अंदर अनुपस्थित। और एबोमेजम है वही वास्तविक पेट को अंदर होता है जीवों का। ये जो पालतू पशु है इसमें जो मेन वास्तविक पेट होता है उसे एबोमेजम कहते हैं। तो ये प्रश्न भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करें आगे हम बात करेंगे नॉन रूमिनेंट पशु के बारे में। तो नॉन रूमिनेंट पशु
तो इस श्रेणी में पशुओं को पेट का एक ही भाग होता है, जिसे वास्तविक पेट कहते हैं या ट्रू स्टोमक कहते हैं। इन्हें खाने में यूरिया नहीं दे सकते, जैसे घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर। ये नॉन रूमिनेंट पशु है, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर। ये इसको खाने में यूरिया नहीं दे सकते हैं और इसका वास्तविक पेट है वह एक भाग होता है पेट का। अब हम बात करें स्यूडो रूमिनेंट पशु। इस श्रेणी में केवल कैमिलिडी कुल के पशु आते हैं, जिनके पेट में ओमेसम अनुपस्थित होता है। इस पेट में केवल 3 भाग होते हैं, C1, C2, C3। ये ऊंट और लामा इसके उदाहरण है। आगे हम बात करें पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी की। तो मेन जो स्टैटिक प्रकार के पॉइंट है उसकी हम बात करेंगे। प्रथम पशु गणना 1919 के अंदर हुई, 1919, और लास्ट वाली जो अभी 20वीं पशु गणना है वो अप्रैल 1920 में उसके आंकड़े जारी हुए। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष में जारी होती है। पशु गणना राजस्व विभाग अजमेर के द्वारा जारी करवाई जाती है। और विश्व में दुग्ध उत्पादन भारत का प्रथम स्थान है, और भारत में दुग्ध उत्पादन प्रथम स्थान राजस्थान का है, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका? यूपी का। भारत के कुल दूध का 45% भैंसों से प्राप्त होता है। भारत के कुल दूध का 52% गायों से उत्पादित होता है, और भारत के कुल दूध का 2.93% बकरियों से प्राप्त होता है। 18वीं पशु गणना 2007 के अंदर हुई, 19वीं पशु गणना 2012 के अंदर हुई, 20वीं पशु गणना 2017 में प्रस्तावित थी, जो 2019 में पूर्ण हुई। और इसके आंकड़े जो अप्रैल 19 इसके आंकड़े जो 2020 के अंदर प्रकाशित किए गए थे। विश्व में 57% भैंसे है वो भारत के अंदर है। भारत में कुल पशुधन का 10.60% राजस्थान पाया जाता है। वर्ष 2021-22 में राजस्थान कुल ऊन उत्पादन का 45.91% राजस्थान का योगदान रहा है। भारत में ऊन उत्पादन राजस्थान का प्रथम स्थान है। आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर होता है 115 डिग्री फ़ारेनहाइट, उनकी 42-46 डिग्री के मध्य होना चाहिए, जो कृत्रिम गर्भाधान होता है उसमें। और एक जो मेन पॉइंट जो प्रश्न आने के चांस से आपके MBR और BBC टेस्ट, ये किस लिए होते हैं? तो MBR टेस्ट होता है वो तो होता है शुक्राणु की गति एवं संख्या के लिए, और BBC टेस्ट होता है जिसे ब्रोमोथाइमोल ब्लू कैटेलाइज टेस्ट कहते हैं, वो वीर्य की शुद्धता और शुद्धता की जांच के लिए होता है। और MBR टेस्ट होता है जिसे मैथिलीन ब्लू रेडक्टेज टेस्ट कहते हैं, वो शुक्राणु गति और संख्या के लिए होता है, ठीक है। और इसका जो रेशियो होता है भारत के अंदर, या इसका डाइल्यूशन जो अनुपात होता है वो 1:200 होता है, ठीक है। और विदेशी नस्लों में सबसे ज़्यादा जो ताप सहन करने की शक्ति है वो ब्राउन स्विस के अंदर होती है, ठीक है। विदेशी नस्लों में जो सर्वाधिक दूध देने की क्षमता है वो HF के अंदर होती है, ठीक है। और विदेशी नस्लों में सर्वाधिक सुंदर नस्ल है वो आयरशायर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये सारी क्या थी? विदेशी गायों की नस्लें थी, आयरशायर, HF और ब्राउन स्विस। और मैं आगे आपको इस HF की फुल फॉर्म भी बताऊंगा। आगे हम बात करें इसके आगे भी मेन पॉइंटों की बात करें। ये स्टैटिक पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तो इसमें सीधा प्रश्न पूछ लेता है। और विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा है वो जर्सी के अंदर होती है, 5.1 से 5.5% वसा उपस्थित होती है जर्सी गाय के अंदर। और भेड़ में फ्लशिंग के समय 200 से 300 ग्राम अतिरिक्त दाना देना चाहिए। और चावल की पॉलिश में तेल की मात्रा कितनी होती है? 15 से 20%। सांगड़ी पातड़ी में प्रोटीन 30 से 50% होता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, आपको याद करने 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। भेड़ में जो पादगलन रोग होता है वो एस के रिस कर्मी के कारण होता है। अंडे के अंदर जो प्रोटीन होती है वो 11.8% और वसा 11% होती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अंडे से सूजे में फैलने वाला रोग है वो ल्यूकोसिस है। अंडे से सूजे के अंदर फैलने वाला रोग है वो ल्यूकोसिस है, ठीक है। और भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 के अंदर हुई। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन 1977 के अंदर। और दुग्ध में वसा निलंबन एवं प्रोटीन पायस रूप में होती है। तो दूध में वसा निलंबन के रूप में होती है और प्रोटीन पायस के रूप में होता है। भैंस का वीर्य सिट्रिक अम्ल में रखा जाता है। भैंस का वीर्य किस में रखा जाता है? सिट्रिक अम्ल में। बकरी का दूध क्षारीय होता है, यानी कि 7.8 pH होता है इसका, और क्षयरोधी होता है, ठीक है। और गर्भाशय की सूजना क्या कहलाता है? मेट्राइटिस। और थन व अयन रोग इसे क्या कहते हैं? मस्टाइटिस। और एस्परजिलोसिस पोल्ट्री का रोग है, ठीक है। पोल्ट्री फार्म होता है तो एस्परजिलोसिस पोल्ट्री का रोग है। और MCD रोग है वो गाय में प्रियंस के द्वारा होता है। तो गाय में प्रियंस के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? MCD रोग। और
एक्रोपोफेजी है वो खरगोश की मुख्य आदत है। ये मेन स्टैटिक पॉइंट है, आपको ध्यान में रखने हैं। एक 3 से 4 बार आप इसको पढ़ लोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ऊँट के दूध में लाइसोजाइम पाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय पशु पोषण और कार्य के संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है। पनीर का सह उत्पाद है उसे वे कहते हैं, WHEY वे। अश्व विकास कार्यक्रम कहाँ पर है? सिवाना, बाड़मेर, मालानी और काठियावाड़ नस्ल इसकी विकसित है। अश्व विकास कार्यक्रम सिवाना, बाड़मेर, मालानी और काठियावाड़ नस्ल है घोड़े की, वो यहाँ पर विकसित की गई। बकरी विकास कार्यक्रम कहाँ पर है? रामसर, अजमेर के अंदर। गौशाला विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1987-88 के अंदर। 400 गौशाला व 218 पंजीकृत गौशाला हैं इसके इस कार्यक्रम के तहत। गौशाला बोर्ड की स्थापना 1949 के अंदर की गई। मिलिट्री डेयरी फार्म 1899 में इलाहाबाद में। वर्तमान में कितनी है इसकी संख्या? 28 है। तो मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना 1899 में इलाहाबाद में की गई थी। और मोरक्को चमड़ा बकरी से प्राप्त होता है, मोरक्को चमड़ा बकरी से प्राप्त होता है। और पेल्ट चमड़ा कराकुल भेड़ से प्राप्त होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में डेंटल पोड पाया जाता है। जन्म से 1 माह के भीतर सभी अस्थायी दांत आ जाते हैं। पशुओं के अंदर जन्म से 1 माह के भीतर सभी अस्थायी दांत है वो आ जाते हैं। गाय की औसत आयु होती है 20 से 23 वर्ष। भेड़ और बकरी में दुग्ध में SNF की मात्रा कितनी होती है? 9%। अब हम आगे बात करें तो ऊँट में नर 5 से 6 वर्ष और मादा 3 से 4 वर्ष में जनन के लिए परिपक्व हो जाती है। यानी कि ऊँट के जो बछड़े होते हैं वो 5 से 6 वर्ष और मादा होती हैं वो 3 से 4 वर्ष में जनन के लिए परिपक्व हो जाते हैं। आगे हम बात करें तो डी हॉर्निंग एज है वो 4 से 14 दिन के मध्य होती हैं। और डकिंग एज है वो 7 से 14 के मध्य। और ब्रीडिंग है वो 1 रैम वो 40 से 50 एव की होती है। ये जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने। आगे हम बात करें इसके जो बंधीकरण है यानी कि कैस्ट्रेशन है वो बंधीकरण उस उम्र गाय के अंदर 1 से 1.5 वर्ष और बकरी के अंदर 1 से 2 वर्ष के अंदर बंधीकरण कर सकते हैं। और पक्षी में जो बंधीकरण होता है उसे कैपोनाइजेशन कहते हैं। आगे हम बात करें जो डी हॉर्नर जो केमिकल मेथड होता है उसमें 42% NaOS होता है, 14% CaOS होता है और 44% वाटर होता है। तो आहार का भ्रूण पर पड़ने वाला बुरा प्रभाव क्या कहलाता है? टेराटोजेनिक प्रभाव कहलाता है। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भैंस की बात करें तो मुर्रा नस्ल है। सर्वाधिक वसा है वो भदौरी नस्ल से प्राप्त होती हैं भैंस में। विश्व की दूसरी क्लोन बफेलो भैंस NDRA के द्वारा गरिमा को विकसित किया गया था और 6 जून 2009 को जन्म दिया था, ठीक है। वीर्य संरक्षण अगर तरल नाइट्रोजन के अंदर रखें तो -196 डिग्री सेल्सियस, ठोस CO2 के अंदर रखें तो -79 डिग्री सेल्सियस के अंदर। विश्व में सर्वाधिक मवेशी भारत के अंदर पाए जाते हैं। मवेशी मतलब ये गायों का जो प्रजाति है इसे मवेशी कहते हैं। और एशिया में सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती है वो कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई के पास। इसकी स्थापना 1946 के अंदर हुई थी। मुंबई के अंदर एशिया की सबसे बड़ी दुग्ध बस्ती है, उसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और इसमें लगभग 16,000 भैंसों से 1 लाख लीटर दूध उत्पादन होता है प्रतिदिन। आगे हम बात करें AICRP ऑन कैटल मवेशियों के लिए, ये कर्नाटक के अंदर हरियाणा के अंदर इसका स्थापना की गई। और AICRP ऑन बफेलो यानी भैंस के लिए पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, वल्लभनगर यानी कि अनुसंधान केंद्र हैं वो गायों के वो मवेशियों के है वो कर्नाटक हरियाणा के अंदर, और गायों के है वो पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, वल्लभनगर। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर जून 1992 में शुरू की गई। भेड़ ऊन विभाग की स्थापना 1963 जयपुर के अंदर। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1987 जोधपुर के अंदर। और बछड़ी का भार प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम बढ़ता है, आधा किलो रोजाना इसका भार बढ़ता है बछड़ी का, ठीक है। प्रजनन योगी बछिया का वजन 250 से 270 किलोग्राम होना चाहिए। और दुग्ध दोहन का कार्य 5 मिनट के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए। दुग्ध दोहन बढ़ाने वाला हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन, जो गायों के वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं भैंसों के वो दूध देने के लिए, तो वो होता है उसमें कौन सा हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन। और दुग्ध दोहन कम करने वाला हार्मोन है वो एड्रेनालिन, ठीक है। दुग्ध दोहन की कौन कौन सी विधियाँ हैं उसके बारे में बात करें तो दुग्ध दोहन की 2 विधियाँ हैं, एक मशीन द्वारा और एक हाथ द्वारा। हाथ द्वारा भी 3 प्रकार की विधि है, सुटकी विधि, अंगूठा विधि और पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो सबसे बढ़िया मेथड है वो पूर्ण हस्त दोहन विधि है।
ठीक है। आगे हम बात करें पशुओं के मांस संबंधी जानकारी, तो किसका मांस क्या कहलाता है इसके बारे में बात करेंगे। गाय का मांस बीफ कहलाता है, भैंस का मांस बपन या फ्लैश कहलाता है, बकरी का मांस सेवन कहलाता है, कुड़क मुर्गी का टेंडर कहलाता है, हिरण का वेनिसन और बंदिया मेमना का विंटर कहलाता है। ठीक है। आगे हम बात करें नवजात बछड़ा का मांस क्या कहलाता है, तो व्हील कहलाता है, भेड़ का मटन, मुर्गी का चिकन, सुअर का पोर्क, जंगली सुअर का ब्राउन, नमकीन सुअर मांस बेकन कहलाता है। आगे हम बात करें पशुपालन संबंधित यंत्रों की जानकारी, तो कौन कौन से यंत्र किस काम में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कैथेटर हैं वो रुका हुआ मूत्र निकालने के लिए, आई नोसिंग आँख खोलने के लिए, क्लिपिंग बाल काटने के लिए, टूथ कटर दांत काटने हेतु, ट्रोकार कैनुला आफराम उपयोगी, और ब्यूट्राइरोमीटर ये वसा ज्ञात करने हेतु, लैक्टोमीटर अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने हेतु। आगे हम बात करें माउथ गैस मुंह खोलने हेतु, थन साइपन दूध निकालने हेतु, स्पेस वाला मलहम लगाने हेतु, डॉकिंग मशीन पूंछ काटने हेतु, इलास्ट्रेटर बंदीकरण हेतु, गर्बर मशीन है वसा ज्ञात करने हेतु। ये जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखने हैं। अब जो अपना लास्ट पेज है वो है अब पशुपालन के बारे में जानकारी। ठीक है। तो प्रमुख गुणसूत्रों की बात करें तो किस नस्ल के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो भैंस जो दलदली भैंस होती है उसके अंदर 48 गुणसूत्र, भेड़ के अंदर 56, बकरी के अंदर 60 और ऊँट के अंदर 74 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और भारतीय भैंस के अंदर 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। गाय के अंदर 60, घोड़ा के अंदर 64 और मुर्गी के अंदर 78। ये सारे पॉइंट हैं आपको ध्यान में रखने हैं। और ये पशुओं संबंधी सामान्य जानकारी इसको भी पढ़ लेते हैं। तो गाय का जो मध्यकाल होता है वो 8 से 24 घंटे का होता है, भैंस में 12 से 37 घंटे, बकरी में 24 से 72 घंटे, भेड़ में 24 से 48 घंटे, और सुअर मुर्गी इनका होता नहीं। ऊँट के अंदर वो 1 से 7 दिन के मध्य होता है। और अब हम इसकी यौनावस्था की बात करें तो जो गाय का वो जो बछड़ा होता है वो जो 24 से 28 महीने का हो जाता है तब वो प्रजनन के योग्य हो जाता है। भैंस का 30 माह होता है, बकरी का 10 से 15 माह, यानी कि 10 से 15 1 डेढ़ साल की जो बकरी होती है वो प्रजनन के लिए तैयार होती है। वो भेड़ है वो 4 से 12 माह, सुअर 3 से 7 माह। ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सुअर है वो 3 से 7 माह, और मुर्गी का कोई फिक्स नहीं होता है। ऊँट का 3 से 4 साल का, जब 4 साल का जो ऊँट का बछड़ा होता है वो प्रजनन के लिए तैयार होता है। और दो ब्यांत के बीच का अंतर कितना होता है, तो गाय के अंदर 12 से 14 माह का होता है, यानी कि जो एक बछड़ा पैदा हो और उसके बाद जो अगली बार जो बछड़ा पैदा हो उसके बीच में कितना अंतर है, तो 12 से 14 माह का। ठीक है। और भैंस का वो 16 से 20 माह, बकरी का 9 से 12 माह, भेड़ का 12 माह। ठीक है। सुअर का और मुर्गी का कोई फिक्स नहीं होता। और ऊँट का है वो 22 से 24, यानी कि 2 साल लग जाते हैं एक बछड़ा पैदा हुआ तो दूसरा बछड़ा पैदा होना अगला ब्यांत के लिए। और अब हम पशुओं के जो मत्स्य चक्र उसकी बात करें तो गाय का मत्स्य चक्र होता है 19-21 दिन तक चलता है, भैंस का 19-21, बकरी का 19-21, भेड़ का 16-17, सुअर का 21 दिन का। ठीक है। और ऊँट का वो 14 दिन। ठीक है। और गर्भकाल की बात करें तो गाय के अंदर 282 दिन का होता है, इनकी 9 महीने से थोड़ा बहुत ऊपर होता है। ठीक है। भैंस का 10 महीने करीब होता है, 307 से 310 दिन, बकरी का 151 दिन यानी कि 5 महीने की समथिंग, और भेड़ का 150 दिन। ठीक है। सुअर का 114 यानी कि 3-3.5 महीने के अंदर सुअर, और मुर्गी का 21 दिन, और ऊँट का होता है 390 से 400 दिन, यानी कि 2 साल के करीबन 1.5-2 साल के अंदर इसका वो गर्भकाल होता है। ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है और लास्ट पॉइंट है अपना कि अंडे में उपस्थित पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आपको और कुछ याद नहीं रखना है, मेन ये इतना पॉइंट याद रखना है। बहुत सारा जो श्वेतक वगैरह ये दिए हुए अपने को याद नहीं रखना है। तो अंडे के अंदर वाटर कितने % होता है, 66%, प्रोटीन 11%, वसा होती है 11%, और मिनरल्स होते हैं वो 10%। ये पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। तो ये थी क्लास, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ आपको बोरिंग टाइप लगा होगा और आपका मन हुआ होगा कि अब इसको छोड़ के चले जाए, तो भाई जिसको सिलेक्शन लेना है वो तो साथ साथ में देखेगा, कैसे भी कितनी भी परेशानी आएगी, कितना भी मन कहेगा अब छोड़ दे तो भी छोड़ना नहीं है। और आपकी 2 तारीख भी फिक्स हो चुकी है, अब 23 सितंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो अब आपको, और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, आप इसको हल्के में लेकर भी नहीं चल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है अपन सिलेक्शन भी नहीं ले सकते हैं, अपने पास टाइम भी खूब है, 6 महीने का
आसपास टाइम है, तो हम कोई भी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो वो अपने आप अपने को याद हो जाएगा, इस तरह। और मैथ की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करें तो मैथ को भी आपको किसी प्रकार पढ़ना है तो पढ़ेगा ही। मैथ के बिना आपको सिलेक्शन नहीं ले सकते किसी भी हालत के अंदर, क्योंकि जो अब कंपटीशन का दौर है, हर बच्चा हर सब्जेक्ट तैयार करके बैठा है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट छोड़ तो नहीं सकते किसी भी हालत में। और मैथ मेन बात यह कि एक दो बार पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको प्रैक्टिस 10 मोर परफेक्ट हो जो बाकी उस पर काम करना है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो आपके फ़ायदा होगा, जितनी ज़्यादा मतलब एक दो बार तो आपको ऐसा लगेगा अब मैथ मेरे बस की बात नहीं है, तो भी आपको प्रैक्टिस करते ही रहना है, बार बार पढ़ना है, तभी आपको कोई चीज़ याद होगी। तो आपसे कोई भी चीज़ अगर आप बार बार करते हो तब आपको कोई भी चीज़ आसानी से याद हो जाती है। तो मैथ के अंदर वही प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम थी। अब मैथ बिल्कुल एकदम तैयार है, अंगुली ऊपर है। तो मैं भी खूब भागता था, मैथ की वजह से मेरे कई बार कई सिलेक्शन भी रुके। तो आप मैथ को छोड़ के तो नहीं चल सकते, कोई भी सब्जेक्ट होता है ना एग्जाम के अंदर, आप उसको छोड़ना तो नहीं है किसी भी हालत में। और पशु परिसर का बाकी वाला पोर्शन है वो मैथ का है, जो मैथ जिसके मैथ तैयार है और जीके तैयार है वो तो आगे रहेगा ही, और जिसके जीके तैयार है और मैथ को आप 15-20% आते हैं वो आपने छोड़ दिए ना, तो भी आपके तो काम रुक जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अगला टॉपिक बात करेंगे हम। वो टॉपिक आपको कमेंट के अंदर भी बता देंगे और अगला जो टॉपिक होगा उसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।